नमस्कार। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरल क्रोमोसोम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक सेल में जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो यूकेरियोटिक सेल हो, या फिर हम एक नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वायरस की बात करें तो उसमें भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। फर्क ये है कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए या आरएनए दोनों में से एक उपस्थित होता है। तो हम वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में चाहे वो आरएनए हो, चाहे वो डीएनए हो, जो उपस्थित होता है, उस पर चर्चा करेंगे कि वो कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसमें कैसे कॉम्पैक्टेशन होता है और उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्रोमोसोम के बारे में, क्योंकि जब हम क्रोमोसोम की बात आती है तो हम ये जानते हैं, हमारे दिमाग में एक सीधी सी इमेज आती है, वो है गुणसूत्र की, जिसमें उसकी छोटी भुजा और बड़ी भुजा, स्मॉल आर्म, लॉन्ग आर्म, और एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम, एक डुप्लीकेट मेटाफेजिक क्रोमोसोम की बात आती है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे ही क्रोमोसोम क्या वायरस के अंदर पाए जाते हैं? क्या ऐसे ही क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में होती है? ऐसा नहीं है। क्रोमोसोम वर्ड जो लिया जा रहा है वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में लिया जा रहा है कि वो प्रोटीन के साथ मिल करके कैसी स्ट्रक्चर बनाता है। यूकेरियोटिक क्रोमोसोम, मेटाफेजिक क्रोमोसोम हम जानते हैं कैसे दिखाई देते हैं, अलग अलग स्टेज के अंदर। मेटाफेज के अंदर एकदम क्लियर नजर आते हैं। और जहां हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो न्यूक्लियोइड रीजन में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है हम उसको क्रोमोसोम कहते हैं। और जहां हम वायरस की बात करते हैं तो वहां पर वायरल सेल के अंदर जो वायरस के जो कोट जो होता है प्रोटीन का, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड, लीनियर या सर्कुलर, जो भी हो, हम उसको क्रोमोसोम का नाम देते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल जो है, जो क्रोमोसोम, ये मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन का मिलकर के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके मिलकर के बने होते हैं। और इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो निहित होती है और ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वहां पर सर्कुलर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और हम यूकेरियोट्स की बात करते हैं तो वहां पर न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि मोर देन वन सेट में उपस्थित होते हैं, या सिंगल सेट भी हो सकता है, जिसे हम इसमें मोनोप्लॉइड कहते हैं। ऐसे ही हम यूकेरियोट्स में देखते हैं तो न्यूक्लियर क्रोमोसोम के अलावा उसमें माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम भी पाया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका में उसका अपना, वो एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी होती है, उसका अपना डीएनए होता है, उसके अपने राइबोसोम्स होते हैं। ऐसे ही प्लांट के अंदर यदि हम देखते हैं तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का अलग से उसका जीनोम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मेन जो फंक्शंस है जेनेटिक मटेरियल के, वो उसका काम होता है कि आनुवंशिक सूचनाओं को निहित रखना, अपने अंदर स्टोर करना। और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बेस की सीक्वेंसेस से मिलकर बने होते हैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो हम जानते हैं कि वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था, बी टाइप का डीएनए, तो वो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में पाया जाता है। लेकिन ये डीएनए की स्ट्रक्चर इतनी सिंपल जैसा दिखता है वैसा है नहीं। डीएनए की ये जो बेसेस होते हैं, इसकी सीक्वेंसेस यदि हम देखते हैं तो डीएनए की सीक्वेंसेस भी कई प्रकार की होती है। कुछ सीक्वेंसेस ऐसी होती है जो नॉन रिपीटेटिव होती है, रिपीट नहीं होती है, कुछ से लेकर सैकड़ों तक रिपीट होती है, नॉन रिपीटेटिव या सिंगल कॉपी सीक्वेंस कहते हैं। कुछ होती है जो कुछ हजारों तक रिपीट होती है, हजार टाइम्स रिपीट होती है, वो मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस कहते हैं। और कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जो बार बार रिपीट होती जाती है, और वो मिलियंस में, तो वो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस कहलाती है। तो ये सीक्वेंसेज हर क्रोमोसोम में अलग अलग जगह पे या डीएनए मॉलिक्यूल पे अलग अलग लोकेशन पे उपस्थित होती है, और यही क्रोमोसोम की शेप एंड साइज को प्रभावित भी करती है। और इन क्रोमोसोम के कॉम्पैक्टेशन में इन सीक्वेंसेस का बहुत महत्व होता है। तो जनरली एक डीएनए की सीक्वेंस जो होती है, उसका फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड सेल्यूलर प्रोटीन, सेलुलर या कोशिकीय प्रोटीन का और आरएनए के सिंथेसिस करने का काम करना। और दूसरा जो है वो है कि क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन जो है, प्रॉपर सेग्रीगेशन करना, उसका पृथक्करण करने का भी काम होता है। देन क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन का की काम भी करता है, यानी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो डीएनए के बनाने का काम भी इन्हीं डीएनए सीक्वेंसेस का होता है। और इन्हीं क्रोमोसोम के कॉम्पैक्टेशन, यानी कि उनको और ज्यादा अधिक संघनित करने का काम भी यही डीएनए सीक्वेंसेस करती है, सो दैट कैन फिट विद इन लिविंग सेल। ये एक लिविंग सेल के अंदर जो है फिट रहता है। तो यहाँ हम एक वायरल
सेल एक वायरस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वायरस क्या है। वायरस जो है वो एक स्मॉल इंफेक्टियस पार्टिकल है जिसमें न्यूक्लिक एसिड निहित रहता है और वो चारों तरफ से प्रोटीन के बने हुए खोल में उपस्थित होता है। तो इसमें दो ही चीज है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का जो कोट होता है जिसे हम कैप्सिड से मिलकर बना होता है वो प्रोटीन्स के, ये वायरस पार्टिकल है। वायरस एक नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। दूसरी बात यह है कि वायरस का जो है वो रेप्लिकेशन के लिए, फॉर रेप्लिकेशन वायरसेस रिले ऑन देयर होस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वायरसेस में डीएनए और प्रोटीन खोल के अलावा कुछ भी नहीं होता। उसमें उसके एंजाइम्स रेप्लिकेशन के हो चाहे किसी ट्रांसक्रिप्शन के हो, किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। तो फिर ये रेप्लिकेट कैसे करता है? तो वायरस इसके लिए पूर्णतः डिपेंड होता है अपनी होस्ट सेल के ऊपर जिसको ये इन्फेक्ट करता है। दूसरी बात जो है कि अधिकतर वायरसेस जो होते हैं वो एक लिमिटेड होस्ट रेंज होती है, यानी कि मोस्ट ऑफ दी वायरस जो होते हैं जिसमें उसका स्पेसिफिक होस्ट होता है, पर्पोसी होता है, उसको ही ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो मोर देन वन होस्ट को भी इन्फेक्ट करते हैं। अभी हम पेंडेमिक सिचुएशन में चल रहे हैं, हम जानते हैं कि ये कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस जो है उसमें कि वो है, माना जा रहा है कि वो एनिमल्स से जो है ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका होस्ट जो है वो पर्टिकुलर कोई एनिमल था और एनिमल से ह्यूमन सेल में आ गया। इसका मतलब मोर देन वन होस्ट में वो ट्रांसफर होने की कैपेसिटी रखता है, उनको इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये चीजें जो है ये कई तरह से प्रभावित होती है कि वायरस जो है वो अपना होस्ट कैसे चेंज कर रहा है, कि वो एक से होस्ट से दूसरे होस्ट में कैसे जा रहा है। इस पर भी रिसर्च चल रही है कोरोना के ऊपर कि होस्ट को चेंज करने में किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, क्या उसमें हमारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रोल है, क्या हमने एनवायरनमेंट को इतनी तरह से प्रभावित किया है कि वायरस को उसका नेचुरल हैबिटेट जो है वो अफेक्ट हो गया जिसकी वजह से उसको होस्ट चेंज करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें जो है वो वायरसेस पे हम पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये एक TMV टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से मिलकर बना होता है उसकी स्ट्रक्चर है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल जो कि एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में उपस्थित है और इसके चारों तरफ प्रोटीन का खोल है जो कि कैप्सिड से मिलकर बना हुआ है और ये इसको कवर रखती है। तो एक टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसमें 2130 कैप्सिड जो है वो उपस्थित होती है। और एक दूसरी बात कि इसको इन विट्रो कंडीशन में भी बनाया गया है, बनाया जा चुका है। तो वो जिसमें कॉम्पैक्टेशन होता है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड डाल दिया और इसकी कैप्सिड्स डाल दिए तो ऑटोमेटिक ये आपस में असेंबल हो गए। इसे हम सेल्फ असेंबली कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। और अब हम देखते हैं कि वायरसेस जो है उसकी स्ट्रक्चर, उसमें कॉम्पैक्टेशन कैसे होता है। यहाँ हम नॉन एनवलप वायरस की बात कर रहे हैं कि जिसके चारों तरफ कोई एनवलप नहीं है, प्रोटीन का कैप्सिड का बना हुआ इसका कोट है और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। और दूसरे टाइप के हैं वायरसेस, वो है एनवलप्ड वायरसेस जिसमें हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर स्पाइक्स लगे हुए हैं प्रोटीन के और अंदर जो है वो कंप्लीटली एक वायरस उपस्थित है। ये जो कोट होता है इसमें, मेम्ब्रेन जो होती है इसमें, ये मेम्ब्रेन होस्ट सेल की होती है जहां से ये बाहर निकलता है तो उससे ये उपस्थित होती है जो कि लिपिड बाइलेयर्ड होती है और जब ये होस्ट सेल को छोड़ता है तो ये इसके साथ उपस्थित रहती है। तो बैक्टीरियोफाजेज जो होते हैं उसमें ऐसी शीट जो है वो उपस्थित रहती है। और हालांकि उसके अंदर कई ऐसे बेस प्लेट और उसकी स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि उसमें बेस प्लेट भी होती है, टेल भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं। ये तो वायरसेस में हम यदि बात करें उसकी जीनोम की, वायरल की, तो हम देखते हैं कि वायरल जीनोम जो है उस वो क्या है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। और जीनोम कैन बी डीएनए या आरएनए, दोनों में से एक हो सकता है। यूकेरियोटिक कोशिका में हम देखते हैं कि यहाँ पर डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर भी देखते हैं हम डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। वो डीएनए या आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है या डबल स्ट्रैंड हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। तो ये जो वायरल जीनोम की जो साइज में जो वेरिएशंस आता है, ये कुछ हजार से लेकर के कई 100,000 न्यूक्लियोटाइड्स के मिलकर के ये वायरल जीनोम बने होते हैं। और यदि हम इस टेबल को देखें तो इस टेबल में हम समझ सकते हैं कि कई प्रकार के वायरसेस हैं और उनके होस्ट अलग अलग हैं
और उसमें टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पर्वो वायरस की बात करते हैं, होस्ट इसके मेमल्स हैं और इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का मिलकर बना होता है। ऐसे ही फेज एफडी इकोलाई होस्ट है, उसका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। लेमडा इकोलाई होस्ट है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। यहाँ T4 की बात करते हैं तो यहाँ पे इकोलाई डबल स्ट्रैंड डीएनए। ऐसे टोबैको मोज़ेक वायरस मैनी प्लांट्स के अंदर होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस मेमल्स है, सिंगल स्ट्रैंड। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो वायरसेस उपस्थित, उनमें जेनेटिक मटेरियल उपस्थित होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि वायरल जीनोम जो होता है उसमें कॉम्पैक्टेशन कैसे होता है, वो कैसे वायरस में असेंबली होती है। एक चीज हम यहाँ देख लें कि वायरस में जब कोई मशीनरी नहीं होती है तो वो पूर्णतः रेप्लिकेशन के लिए या फिर अपनी प्रोजेनी बढ़ाने के लिए वो होस्ट सेल पे डिपेंड करता है। जब भी कभी वायरस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा तो वायरस की अपनी लाइफ साइकिल चलती है और वो लाइफ साइकिल दो प्रकार की होती है, एक लाइटिक पढ़ते हैं, एक लाइसोजेनिक पढ़ते हैं। जब लाइटिक साइकिल चलेगा तो जिस सेल को, होस्ट सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया है वो तुरंत ही अपनी प्रोजेनी को बनाएगा और देन असेंबलिंग करेगा और सेल को ब्रस्ट कर देगा और वो वायरस जितने पार्टिकल्स प्रोजेनी बनेगी वो रिमूव हो जाएगी, वहां से रिलीज हो जाएगी। तो ये तो है कि लाइफ साइकिल जो तुरंत ही प्रोजेनी बना करके होस्ट सेल को नष्ट कर दे, डिग्रेड कर दे और उसकी प्रोजेनी निकल जाए, ये लाइटिक साइकिल होता है। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि जब भी कोई वायरस पार्टिकल जो है वो किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा तो वो वायरल डीएनए होस्ट के डीएनए में जाकर के इंसर्ट हो जाएगा और जब होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, प्रोजेनी बनाएगा खुद की, तो पीढ़ी दर पीढ़ी कई जनरेशन तक वो उसके डीएनए के अंदर वो वायरल डीएनए का पार्ट जो है वो रेप्लिकेट होता रहेगा, हर प्रोजेनी में चला जाएगा। फिर अचानक से उसमें इंडक्शन होता है और देन वो लाइटिक साइकिल में चला जाता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो काफी लंबी चलती है। तो इस प्रकार ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो उस समय की परिस्थितियां क्या है कि जिस समय वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। अब हम वायरल जीनोम की बात कर रहे हैं कॉम्पैक्टेशन से, कि जब वायरस अपनी प्रोजेनी बनाता है तो इसमें दो प्रकार की असेंबली होती है, यानी वायरस के बनने की। सेल को इन्फेक्ट कर दिया, अब वायरस बनेगा कैसे, प्रोजेनी बनेगी कैसे। इसमें दो प्रकार हैं, एक है सेल्फ असेंबली, एक होता है डायरेक्टेड असेंबली। सेल्फ असेंबली में ये होता है कि जब भी होस्ट सेल के अंदर वायरस का जीनोम रेप्लिकेट होगा, प्रोटीन कोट बनेंगे, तो दोनों अलग अलग है वो आपस में जुड़ जाएंगे और मेच्योर जो है वो वायरस का निर्माण कर देंगे, देन सेल से रिलीज हो जाएंगे, अपने आप असेंबल होते हैं, सेल्फ असेंबली कहलाती है। जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे वायरल प्रोटीन की सब यूनिट्स है और ये सब यूनिट्स अलग अलग जो है वो शेप में कन्वर्ट हो रही है और कन्वर्ट होकर के ये स्पेरिकल वायरल कैप्सिड बना लिया, जिसके साथ में डीएनए भी जाकर के अटैच हो जाता है। इसे हम कहते हैं सेल्फ असेंबली। ठीक है। दूसरा जो है वो है डायरेक्टेड असेंबली। डायरेक्टेड असेंबली का मतलब ये होता है कि जब भी कभी डीएनए जो रेप्लिकेट होगा या आरएनए रेप्लिकेट होगा वायरस का, तो साथ में उसके प्रोटीन कोट भी उपस्थित है, लेकिन ये दोनों आपस में ऑटोमेटिक नहीं जुड़ते हैं। इनको जोड़ने के लिए आउटर प्रोटीन्स जो होते हैं वो हेल्प करेंगे, इन दोनों को डायरेक्ट करेंगे, तो उससे मिल करके ये उसको बनाने का काम करते हैं। इसे हम इसको कहते हैं डायरेक्टेड असेंबली। अब डायरेक्टेड असेंबली में कुछ स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं, यूनिट्स होती है, वो इनको हेल्प करती है। इसके भी दो मेन फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन ये होता है कि वो स्कैफोल्डिंग जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैप्सिड को और वायरस को दोनों को डायरेक्ट करते हैं और इनको जोड़ने का काम करते हैं, उनसे अटैच हो जाते हैं और उनको जोड़ते जाते हैं, और जब एंड में जाकर के जब जो ही वो प्रोटीन कोड कंप्लीट हो जाएगा, देन स्कैफोल्ड प्रोटीन जो है वो बाहर निकल जाएंगे। दूसरा जो फंक्शन होता है कि ये कैटलाइज करते हैं कैप्सिड्स को, यानी कि उनको तोड़ने का काम करते हैं और करके उसकी साइज को छोटा करते हैं ताकि असेंबली में दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और आराम से वो कैप्सिड जो है वो फिट हो जाए। तो ये जो दो काम डायरेक्शनल जो है वो असेंबली के अंदर होता है। तो यहाँ हम डायग्राम में समझ सकते हैं कि ये असेंबली जो है वो किस प्रकार डायरेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शनल असेंबली अराउंड जीनोम, तो यहाँ एक जीनोम है, उसके चारों तरफ जो है वो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन की सहायता से ये कैप्सिड जुड़ते हैं और ये कंप्लीट एक वायरस का निर्माण करते हैं। ऐसे यहाँ पर आइकोसाहेड्रिक कैप्सिड्स है जिसमें ये पैकेजिंग हो रही है और ये कुछ प्रोटीन्स की सहायता से हो रही है, यहाँ स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स है, इसकी सहायता से ये एक कंप्लीट जीनोम, उसके चारों तरफ कैप्सिड बन जाता है, प्रोटीन कोट बन जाता है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं वही सेम कंडीशन है कि ये मिल करके स्पेसिफिक जो हेल्पिंग प्रोटीन्स होते हैं वो मिल करके एक पैकेजिंग में हेल्प करते हैं और एक जीनोम का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये जो दो प्रकार की असेंबली हम देखते हैं वायरल जीनोम में,
ये जो कि एक कंप्लीट वायरस को उसकी बनाने में हेल्प करते हैं।